हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट सीरीज। हमारी आज की गेस्ट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि जहां वो एक प्रोमिनेंट फीमेल जर्नलिस्ट है, वहीं उनके शौहर भी हेडलाइंस में रहते हैं एंड खुद भी एक जर्नलिस्ट है। आजकल आप उनको सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव देख रहे हैं। प्लीज वेलकम नन अदर देन फराह इकरार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस ये अल्लाह का शुक्र। ऐसे ही मेरे ख्याल से आपको सब इतने अरसे से देखते हैं, जानते हैं, मगर किसी को ये नहीं पता कि आपका करियर, आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, हु इज़ फराह, बचपन से बाद में। तो इसके बारे में सबसे पहले तो जी हमें कुछ बताएं। एज ए जर्नलिस्ट लोग जानते हैं, लेकिन बहुत बार मैंने ये बताया भी कि मैं जब छोटी थी तो मैं कभी भी जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहती थी। मैं वो बच्चा थी जो चीज़ देखता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो बनना चाहता है। एक ज़माना था कि मैं स्पाई भी बनना चाहती थी। मूवीज़, उस वक्त मूवीज़ का इतना ट्रेंड नहीं था, वो डाइजेस्ट पढ़ा करते थे, उसमें ऐसी कहानियाँ थी, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था कि मैं ये बन जाऊँ। फिर एक दिन मैं देखती थी किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे लगता था नहीं, अब मैं टीचर बन जाऊँ। फिर मुझे एक ज़माने में ये भी बड़ा शौक़ हुआ कि मैं साइकेट्रिस्ट बनूँगी। अच्छा, साइकेट्रिस्ट बनने में हिंड्रेंस ये आई कि जो मेरा एग्रीगेट था वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बना मार्क्स के हिसाब से, तो दूसरे किसी शहर में मेरी अम्मा जाने नहीं देना चाहती थी। फिर मैं एक्टिंग करना चाहती थी, वो मेरे घर में कुछ लोगों को पसंद नहीं था, तो वो एक्टिंग नहीं कर सकी। होस्टिंग की, वो सब में एक्सेप्टेंस आ गई, और फिर वो होस्टिंग के बाद होस्टिंग फ्रीलांस करते करते फिर एक दिन 2008 और 9 के दरमियान में मैंने दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया, और तब से ये जर्नी शुरू हुई, न्यूज़ और न्यूज़ के बाद प्रोग्राम और अब सोशल मीडिया। बचपन में आप बहुत लाइक फाइक स्टूडेंट थी? एक ज़माने तक मैं क्लास में फर्स्ट आने वाली स्टूडेंट थी। सेम स्टोरी। बस वो फिर 7th 8th में जाके ना आपका सारा जो है वो कंटिन्यूटी बरकरार रही ना। सिर्फ मैं अच्छी स्टूडेंट रही, मैं अपने टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं बहुत अच्छे तरीके पार्टिसिपेट करती थी। अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए मैंने बहुत सी डिबेट्स में ट्रॉफीज़ जीती हैं। उसके अलावा मैं जो उस वक्त आप प्लेस हुआ करते थे, स्टेज प्लेस जो कॉलेज स्कूल के, उसमें भी काम किया करती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ या कि सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ और उसी में ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, या पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ मैंने ये वाली एक्टिविटीज़ की हैं। बैलेंस था। अभी मुझे पता चला है कि 2 डिबेटर्स आज आमने सामने बैठ गए। मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिबेटिंग में रहा हूँ। वंडरफुल। तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई बहस हमारी शुरू हो जाए। ज़ाती ज़िंदगी में मैं बहस पे यकीन नहीं रखती। अच्छा, इतने अरसे से आप टीवी से गायब हैं, ये क्या स्टोरी है? मैंने लास्ट यहीं पर ये जो इस वक्त जिस डिजिटल पे हम बैठे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन की थी। इस साल कुछ थोड़ी सी बातचीत हुई, लेकिन कुछ इश्यूज थे, फिर इन हाउस कुछ ट्रांसमिशन हुई। जी। बाकी ये है कि बहुत सी जगहों से ऑफर्स आती हैं, अभी कुछ नए चैनल्स हैं, वहाँ से भी ऑफर्स आई हैं, लेकिन मेरी बात शायद बहुत से लोगों को बुरी लगे कि टीवी चैनल्स जो हैं आप बेसिकली मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की या मुख्तलिफ एजेंडाज़ की मार्केटिंग स्पेस बन चुके हैं। और एज ए जर्नलिस्ट एटलीस्ट मैं तो इस बात पे यकीन नहीं रखती कि आप इस बेस के ऊपर किसी की अच्छाई या बुराई करें। एज ए जर्नलिस्ट जो मेरा जी चाहता है, मैं चाहती हूँ मैं वो बोलूँ, तो वो वाली स्पेस अभी कहीं पर है नहीं, और कहीं से वो वाली डील ब्रेक नहीं हो रही। जिस दिन आज़ादी वाली डील ब्रेक हो गई तो आप यकीनन मुझे देखेंगे टीवी पे। क्या यही आपको लगता है वजह है कि बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ जर्नलिस्ट को हमने देखा है जो डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर गए? बिल्कुल ठीक आप। तो आपका भी यही रीज़न रहा डिजिटल की तरफ शिफ्ट करने का? आप आजकल बहुत एक्टिवली सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। जी, कर रही हूँ मैं। मेरा रीज़न ये नहीं था। 2021 में हम लाहौर आए, मैं समा पर प्रोग्राम कर रही थी, तो तब मैनेजमेंट बदल गई। अलीम खान साहब ने टेक ओवर किया, चैनल की पॉलिसीज़ बदली, और वही बात है कि मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी की चॉइसेस थी एज ए जर्नलिस्ट, वो और उनकी पॉलिसीज़ में क्लैश आया, जो कि उनको खुद ही समझ आ गया। उन्होंने प्रोग्राम को बंद कर दिया, और उसी दौरान जब प्रोग्राम ये बंद हुआ, मेरे वालिद साहब बहुत बीमार थे, उनको लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोस हुआ था, ब्रेन ट्यूमर। तो दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक टाइम, और इमोशनली बड़ा चैलेंजिंग था। फिर जाहिर है कि ऐसे वक्त में आपके लिए इतना इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो सकते कि काम कर सके। तो उस दौरान जितनी ऑफ़र्स आई, मैंने उनको खुद मना किया, और वो 1-1.5 साल का जो वक्त था उसमें सोशल मीडिया पर भी मैंने ना होने के बराबर काम किया। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा मैं खुद भी इमोशनली स्टेबल हुई, मैंने काम शुरू किया सोशल मीडिया, तो बड़ा मज़ा आने लगा। क्योंकि टेलीविजन पर काम करते आपको 1-2 लोग पहचानते थे, अब तो ग्रोसरी स्टोर पर जाएं, सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात तो ये है कि यू आर द बॉस।
एग्जैक्टली अपनी पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अब मेरा जो चीज चाहता है वो मैं करती हूँ। जिस दिन दिल नहीं चाह रहा होता काम नहीं करने का, उस दिन आराम से बिस्तर तोड़ती रहती हूँ। तो जी अर्निंग्स वगैरह टीवी को मैच कर रही है सर आपकी डिजिटल मीडिया से? कम है वो ऑन एवरेज मैं बताती हूँ कि अगर आप एवरेज निकालें तो $250-300 हैं, जो शायद पॉकेट मनी की तरह से होते हैं, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तो है ना कि आप जिस चीज़ पे बात करना चाहते हैं उस पर बात कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा जी चाहता है कि एक क्राइम स्टोरी ऐसी है जिस पर आवाज़ उठाई जाए, जो शायद कोई सुन ले, और आपको मज़े की बात तो सुनते हैं, बिल्कुल आप टीवी चैनल के ऊपर आने वाली स्टोरी को शायद अरबाबे इख्तियार ना सुनते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग उस पर बात कर रहे होते हैं ना, इतना वो हैमर होता है उनके दिमाग में कि एक्शन भी लेते हैं। एज समवन हु वर्क्स इन डिजिटल मीडिया, ये तो आई कंप्लीटली एग्री कि किसी भी न्यूज़ की लाइफ साइकिल टीवी पर बहुत कम है। सोशल मीडिया पे किसी को एक हफ्ते बाद भी नजर आ रही है, वो शेयर करे तो वो 1 लाख और बंदे तक पहुंच और फिर फॉलो अप करते रहते हैं। आज ये डेवलपमेंट हुई, कल ये हुई। टीवी के पास इतना टाइम नहीं है, उनका एजेंडा या उनका जो वो क्या कहते हैं एक लिस्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है सोशल मीडिया से। तो आपको क्या वजह लगती है कि क्यों इस तरह का एक ड्रास्टिक शिफ्ट आया है लोगों के भी इंटरेस्ट में कि टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ लोग जा रहे हैं? अब देखें, टीवी पे एक सर्टन टाइम के ऊपर एक खबरनामा आता है। पहले ज़मानों में अगर हम देखें तो 9 बजे का खबरनामा हमारे घर वाले भी देखा करते थे, वालिदैन भी देखा करते थे। फिर जब ये प्राइवेट चैनल्स आए तो फिर और भी टाइम स्लॉट्स आ गई। जो टीवी चैनल है उसका मेन फोकस होता है करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के ऊपर। और पिछले इतने सालों में आप मुझे बताएं, क्या वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम कोई तब्दीली ला सके, या वो डिस्कशन ही क्या तब्दील हुई, कुछ नया हुआ? एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर जो भी व्यूअर है वो अपनी पसंद की चीज़ देख सकता है। शोबिज़ है तो उसे पता है मैंने इसको फॉलो करना है, इसको देखना है। करंट अफेयर्स देखना है तो मुझे इन लोगों को फॉलो करना है। मुझे क्राइम स्टोरीज देखनी है तो इसको फॉलो करना है। तो इसकी वजह से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। आप बताइए कि आपने किस दिन एक दिन बैठ के 2-4 घंटे टीवी चैनल देख? नहीं जी, मेरे ख्याल से अटेंशन स्पैन भी लोगों का जो है वो बहुत कम हो गया है कि वो कमेटी नहीं कर सकते किसी चीज़ से। अच्छा, तो जब इतना एक फ्रीडम यहाँ पे मौजूद है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट भी है, कंज्यूमर भी है, तो आपको लगता है कि कुछ रूल्स इन प्लेस होने चाहिए हैं सोशल मीडिया को ज़रा ऑब्जर्व करने के, मॉनिटर करने के, रेगुलेट करने के? बिल्कुल होने चाहिए। एक चीज़ जो मैं हमेशा फील करती हूँ कि ठीक है, हर शख्स जो है जब वो काम कर रहा है और वो अर्न करना चाहता है तो ये बिल्कुल एक जायज़ ख्वाहिश है। कुछ लोग तो काम ही इस वजह से कर रहे हैं कि उनको अपने चैनल से कमाना है, लेकिन उसमें फेक न्यूज़ मत फैलाएं। जो सच्चाई है उसी को बयान करें। हाँ, अपने अल्फाज आगे पीछे करने आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सी गलत चीज़ें जो किसी से एसोसिएटेड भी हो सकती हैं, या वो ख़बर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आप टेबल स्टोरी बनाकर पेश कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। फिर लोग उसको फैलाते हैं, जितनी इंटरेस्टिंग होगी चीज़ आगे जाएगी। अभी आप कल ही की बात देख लें, वो AI जनरेटेड अरुपजोतोई का, दैट इज़ सो सैड कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वो एक चीज़ थी, वो आई और उसके बाद सब ने उस पर बात की। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जितने लोगों को नहीं भी पता था, वो इस वक्त गूगल पे टॉप ट्रेंडिंग सर्च यही है कि लोग जो है उसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो व्यूज की खातिर मेरा ख्याल है अपनी ज़ात से कमिटमेंट है ना, उसको आप ख़राब ना करें। अच्छा, आपका जवाब ये जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आई कैन पर्सनली रिलेट टू इट। बट मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया हूँ इस मामले में कि गिवन योर थॉट प्रोसेस, जो आपका इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है, क्या क्लैश था एग्जैक्टली जिसकी वजह से आपको समा छोड़ना पड़ा? वो क्या कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी? अलीम खान साहब, आपको पता है उनकी अपनी एक अब पार्टी बन गई है, और उस वक्त उनका स्टांस बिल्कुल एंटी इमरान खान और एंटी PTI था। तो मैं करती थी पब्लिक ओपिनियन बेस्ड प्रोग्राम, क्राइम शो भी था और सोशल इश्यूज़ भी उसमें कवर करते थे। मेरा स्टाइल बिल्कुल एक अलग अंदाज से काम करने का है। मैं बिला वजह ना किसी पर चीखती हूँ, ना चिल्लाती हूँ, एक धीमे अंदाज से बात करने वाली इंसान हूँ। तो शायद उनको लगा कि ये मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है या उनकी पॉलिसी है उसको सूट नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने खुद वो प्रोग्राम बंद कर दिया। तो यही रीज़न थी। मुझे भी यही बताया गया कि जी आपकी स्लॉट में अब हसन निसार साहब का प्रोग्राम चलेगा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, जी सर, ठीक है, ओके। मतलब अलीम खान साहब को भी आपसे कुछ इश्यूज थे? अलीम खान साहब ने डायरेक्टली तो मुझसे बात नहीं की थी उस वक्त, जो हमारे he was the decision making authority obviously, I think शायद। अच्छा, तो इस टॉपिक पे बात करते हुए मेरे ख्याल से ये भी आपसे पूछ लेना मुझे चाहिए कि पर्सनली एट हार्ट व्हाट आर योर पॉलिटिकल एफिलिएशंस?
कोई भी नहीं है सैडली। आई विश कोई ऐसा सियासतदान होता जिसको मैं आइडियलाइज कर सकती अपने पाकिस्तान में, और मैं कह सकती कि ये अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। मरियम नवाज ने तो पुलिस की वर्दी भी पहन ली है। अच्छा किया अच्छा किया है, ठीक है, उनका दिल चाह रहा है वो सीएम बनी है, उनको अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए जो भी आए। बिल्कुल रिलीफ की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं फील करती हूँ, पुरानी हमारे मुल्क की सियासत भी उठा के देख लें तो इंतकामी सियासत बहुत ज़्यादा रही है। मुझे लगता है अब माजी की गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और अगर अवाम किसी का साथ दे रही है, चाहे वो काला चोरी क्यों नहीं है, आप उसको मौका तो दें। मतलब इलेक्शन के नाम पे जितना बड़ा मजाक हुआ है हम सबको पता है, लोग जिसको चूज़ कर रहे हैं आप उसको आने दें। मैं बड़ी डेमोक्रेटिक सोच की हामी हूँ, ये मेरा कहना। अगर मुझे नहीं पसंद तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लोग अगर चाहते हैं तो भाई आने देना जिस शख्स को पसंद है। राइट टू फ्रेंचाइज तो जमहूरियत की जान है, इसको आप कैसे चलें। खैर मूविंग ऑन, इसके ऊपर बहुत बातें हो गई हैं पिछले कुछ अरसे में। अच्छी मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली यूर मैरिड टू इकरार भाई, तो कैसा है रिलेशन आपका उनके साथ, घर पर कैसे है, वर्क लाइफ और घर की लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, कैसा है सब कुछ? रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है। कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पहले तक वो जैसे होता है ना कि मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा खौफ होता था कि अच्छा ऐसे कर लिया तो इकरार ये कर देंगे, ऐसे कर लिया तो ऐसे हो जाएगा। तो अब मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। कहते क्यों? मैंने कहा वो मैंने डर को ना दोस्ती में तब्दील कर लिया है। तो वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है उनके साथ, दोस्ती वाला एलिमेंट भी है। घर पे जब इकरार मौजूद होते हैं तो उनका ज़्यादा वक्त घर पे भी काम में गुजर रहा होता है। वो फ़ोन पे अपनी टीम से इन टच होते हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस जारी हैं, किसी ने कुछ बता दिया, कभी रात गए कॉल आई तो उनको उठकर जाना पड़ जाता है। तो घर पे वो बड़े खामोश तबीयत के इंसान हैं, या टेलीविज़न देख रहे हैं और अब सोशल मीडिया आपको पता है उसमें वो लगे रहते हैं, या काम की गर्ज से कहीं बाहर होते हैं। और चूँकि मैं ख़ुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ और शुरू से मैंने काम किया है, बहुत छोटी उम्र से मैंने काम किया है, तो मैं एक टिपिकल जो हाउस होल्ड होता है उस तरह चीज़ों को देखती भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ को देखने की और लाइफ के बारे में सोचने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, जिससे अक्सर मेरी अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन भी रिलेट नहीं कर पाती। लेकिन वही बात है, सबका अपना एक अलग अलग माइंडसेट होता है, तो वो मैंने अब बैलेंस करना सीख लिया है, घर की चीज़ों को, हस्बैंड को और बाकी जो मेरा काम है उसको। ऐसी इकरार भाई अपने ना शोज़ के अलावा और भी कुछ वजूहत से जो है वो हेडलाइंस में रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत कौन सी वजूहत? देखिए अब आप उनकी पर्सनल लाइफ बात कर सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी जो है उनको जो है लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ को? लोग वैसे मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ किसी की भी हो तो उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। अक्सर लोग अच्छी बात भी करते हैं, अक्सर लोग बुरी बात भी करते हैं। ठीक है, आपकी अपनी राय है, आप उसका इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि डिसरिस्पेक्टफुल ना हो आप टुवर्ड्स एनीबडी, नहीं होना चाहिए। और पर्सनल चॉइसेस हैं हर इंसान की, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, इकरार की हैं, किसी और की है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ज़िंदगी में जो कर रहा होता है उसके पीछे उसकी अपनी लॉजिक और रीजनिंग होती है, और बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता है, और सोशल मीडिया पे लोग वो बातें भी करते हैं तो जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हैरानी होती है कि अच्छा ऐसा भी था। और मैं खामोशी पे बिलीव रखती हूँ। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते न रहे, अब तो बड़ा प्यार करते हैं, बुरी बातें अभी भी कई बोल देते हैं, लेकिन मैं खामोश रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नहीं जी, वो तो बड़ी अच्छी आपकी पॉलिसी इस बारे में है। तो बट आपका कैसा रिलेशन है इकरार भाई की बाकी वाइफ्स के साथ? अच्छा है, एनी से तो मेरी काफ़ी मुलाकातें भी रही हैं। आजकल नहीं मिलना हो पा रहा, क्योंकि लाहौर आने के बाद मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मेरे बहनें यहाँ पर हैं, भाई यहाँ पर है, तो जो वक्त बचता है ना वो मैं उनके साथ गुजारना पसंद करती हूँ। तो अपनी मदर इन लॉ से भी मुलाकात हो जाती है कभी कभार, और बस इसी तरह है कि कभी मिल लिया कभी ना मिल लिया, ऐसा नहीं कि वीकली जाना है या मंथली जाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। वो एक शो लगता है ना वो समीना पीरज़ादा वाला, वो बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो कर रही होती है, तो मुझे अपना इस वक्त वो लग रहा है, मगर पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जेलसी फैक्टर भी होता होगा। अच्छा, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरे सोचने का अंदाज़ है ना बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह से है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैंने जो अपने लिए गोल्स छोटे छोटे या अपनी ख्वाहिशात जो मेरे दिल की थी
वो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई और पूरा करेगा। लेट्स सपोज मैं ये सोचूं अम्मी मेरे लिए नए कपड़े लेके आएंगे या अब्बा मुझे घुमाने के लिए वहाँ ले जाएंगे। मैंने अपने लिए खुद सब कुछ किया और मुझे लगता है कि जो ख्वाब आप देखते हैं उन ख्वाबों को आप खुद ही पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई चीज़ें एसोसिएट नहीं की कि ये वाली चीज़ें उन्होंने मेरे लिए करनी है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह आपने अपना और अगर वो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर नहीं करते तो मैं शिकायत नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में शिकायत नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन नाम की चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जेलसी नाम की चीज़ नहीं है। मैं बड़ी इंडिपेंडेंट, फोकस्ड और अपनी ज़ात में रहने वाली इंसान हूँ, इसलिए मैं बड़ी पीसफुल नज़र आती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं यार ये इतनी सिचुएशन हो गई, सोशल मीडिया पे ये हो गया वो हो गया, तुमने बोला कुछ नहीं। मैंने कहा ये सब चीज़ें मुझे बॉदर नहीं करती हैं और ये सब कुछ आपके जहन में होता है। अगर मैं जहन में सवार कर लूँ, रोज़ सुबह उठ के सोचना शुरू कर दूँ, हाय ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, बचपन में मेरे साथ ये हो गया, शादी के बाद ये हो गया, अब ये हो गया, तो शायद मैं ब्रेक डाउन की तरफ चली जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है। बट आपको कभी ये नहीं लगता कि मे बी एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर what you have won't make up for what you don't? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में आप कोशिश करते हैं हर चीज़ के लिए और अगर वो आपके लिए वो चीज़ होती है तो वो आपको मिल जाती है, और अगर वो आपको नहीं मिलती तो सोचें कि वो आपके लिए नहीं थी। क्योंकि एक प्लान हमारा होता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है। जो अल्लाह ताला का प्लान है ना वो हमेशा बेहतरीन होता है, हमें समझने में देर लग जाती है। और जैसे अभी मैं बिलीव करती हूँ काम करने पर, और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान की ख़वातीन हाउसवाइफ्स हैं, काम कर रही हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है। लेकिन हमें सिर्फ आदमी को पैसा कमाने की मशीन नहीं बना लेना चाहिए। हो सकता है इस बात पे मुझ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो, लोग मुझे बुरा भला कहें, लेकिन वो भी एक इंसान है। हमारे यहाँ होता क्या, एक शख्स कमा रहा है और 10 लोग खा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंसाफ है? नहीं है ना। तो आपको अपनी एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल जी, वो तो सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जिस कैपेसिटी में भी पिच इन कर सकें। अच्छा, किस तरह से आप ये बैलेंस स्ट्राइक करती हैं वर्क लाइफ और घर की लाइफ में? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था क्योंकि मैं काम के लिए लाहौर से कराची गई थी। माज़ूद मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो खांसी भी आ रही है। हर कोई खांस रहे, मेरे ख्याल से व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी खांस रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब मैं लाहौर से कराची गई थी तो तब बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि घर पे आपको पता है वालदैन चीज़ें बहुत सी देख रहे होते हैं। वहाँ से फिर मैंने बहुत सी चीज़ें करना सीख ली, और चूँकि मेरी अम्मी ने हमें सिंगल पेरेंट के तौर पर पाला तो बचपन से काम करने की आदत थी। तो हम सबकी ड्यूटीज़ होती थी, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो काम करने की वो मुझे आदत थी। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ शुरू में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि अकेले रहना बड़ा मुश्किल था। फिर वो भी मैंने सीख लिया। फिर उसके बाद शादी हो गई तो काम करने की चूँकि पहले ही आदत थी तो वो उसको हमने डिवाइड कर लिया। जैसे मेरी शिफ्ट उस वक्त शाम की हुआ करती थी तो मैं सुबह उठ के घर के कुछ काम देखना, अच्छा ये धुलने वाले कपड़े हैं इनको धो लूँ, अच्छा खाना बना के 2 दिन का रख लूँ ताकि 1-2 दिन मैं आराम से गुजार सकूँ। इस तरह से मैंने मैनेज कर लिया। और अब तो मतलब यू वेल ट्रेन्ड इस चीज को मैनेज करने के। अब तो इतने साल हो गए पता ही नहीं चलता, सुबह उठती हूँ ऑटो पे नहीं लग जाता, सब चीजें काम रूटीन सेट है, उसके मुताबिक सब कुछ होता रहता है। अच्छा, अभी ये इससे पहले हम लोग बैठे हुए थे तो सोर्सेज ने बताया कि जब इकरार भाई का रिश्ता आया था पहले आपने इनकार कर दिया। क्या ये सच है? इसमें कुछ सच्चाई है। तो क्या स्टोरी है ये, प्लीज अब शेयर। ये स्टोरी ऐसी है, जाहिर है कि वो मुझे भी अंदाज़ा था, पता था कि एक शादीशुदा शख्स है और शादीशुदा शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में फिर मैं कन्विंस हो गई थी, उन्होंने मुझसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और वो बातें ज़ाहिर है मैं नहीं बता सकती, वो उनका सीक्रेट है। तो फिर बाद में उनका ट्रिक है ये वही बता सकते हैं। ये सवाल भी बड़ा ट्रिकी है। लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि इनके साथ लाइफ अच्छी गुजर जाएगी और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये डिसीजन अच्छा जा रहा है। और ज़िंदगी में आप जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते ना तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। बचपन में आपको स्कूल में टीचर ने ज़रूर कहा होगा कि अगर बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो मेरे कॉन्सेप्ट जिंदगी और सारे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो अभी आप बता रही थी थोड़ी देर पहले कि इकरार भाई जो हैं घर पे भी काम में अक्सर बिजी रहते हैं और सब कुछ हमेशा, अक्सर नहीं हमेशा। हमेशा ओके। तो कैसे आपको, मतलब आप कैसे डील करती हैं इस सिचुएशन के साथ? एंड मोर इम्पोर्टेंटली कभी ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर, क्योंकि जिस तरह का वो शो करते हैं, जिस तरह की वो रेट्स वगैरह होती हैं, कैसे आप डील करती हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई थ्रेट आप तक आई हो
उनकी फैमिली तक मतलब बात इस तरह से पहुंची? बिल्कुल है। इस बारे में शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता था कि हर वक्त फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, फ़ोन में ही एक इंसान फ़ोन में गुम है। और आप यकीन जाने कि जब फ़ोन में इकरार देख रहे हो और आप उनको 2-4 बार आवाज़ें दे तो वो सुनते भी नहीं है, वो 5वीं बार उनको जाके समझ आता है अच्छा ये साथ वाले शख्स ने कुछ कहा है मुझसे। तो वो फिर वक्त के साथ में आदी होगी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारा काम हो रहा होता है फ़ोन के ऊपर भी। और ठीक है, एक इंसान का काम जो है उसका पैशन है तो उसको करने दिया जाना चाहिए। धमकियों की जहाँ तक बात है, इकरार जिस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है परेशानी हमारे तक भी आती है, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन अब तकरीबन 2012 से लेके अब 2024 हो गया, तो आप देखिए तकरीबन 12 साल हो चुके प्रोग्राम करते करते। तो अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं और अब हम बजाय कि उनसे कुछ कहा जाए अल्लाह से दुआ मांग लेते हैं। और अब तो लोग भी बड़ी दुआएं करते हैं ना, जहाँ आप जाए जहाँ मिले लोग दुआ कर रहे होते हैं, तो उनको काम करने दिया जाता है कि अच्छा ठीक है आप करें। नहीं तो कभी आपका ये दिल नहीं करता कि आप उनसे कहें कि छोड़ दें ये सब? क्योंकि मतलब हमने देखा है शुरू में शायद फैमिली ने, खासतौर पे जो मेरी मदर इन लॉ है उनको बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है उन सबसे बड़ा बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है तो उनको ऐसा लगा। लेकिन जब एक शख्स आगे से ये कहे कि अगर इसमें मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं उस नहज पर पहुंच चुका हूँ, उससे फिर आगे क्या चीज़ रह जाती है। फिर उस शख्स को आप समझा और कह भी नहीं सकते, तो उसकी हिफाजत की बस दुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जिस तरह से क्रैकडाउन होता है जर्नलिस्ट के ऊपर, हम सब देखते हैं। इसको जहन में रखते हुए व्हेन ऑल दैट, जो उनकी बातें हैं, जो उनका जज्बा है, व्हेन इट सीम्स मोर रियल दैन एवर, तब भी दिल में खौफ नहीं आता आपके? दिल में तो परेशानी तो होती है, लेकिन वही बात है कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, करते हैं। और एक शख्स अगर इस हद तक पैशन में आगे चला जा चुका है तो उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो हमारे बस में नहीं है। ऐसे अगर आपको कोई शिकायत करनी हो इकरार भाई से, तो वो क्या वो वर्क रिलेटेड होगी, क्या वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड होगी, क्या अब तो कोई शिकायत नहीं है। अब वो कहते हैं ना, आदि इतने सालों में मैं हो गई हूँ कि शिकायत कोई बाकी नहीं बची। You made your peace. यस, और वैसे भी मुझे मेरी नेचर में शिकायत करना है नहीं। वही मैंने आपको बताया ना, काम में किसी से ये तवक्को ही नहीं रखी। प्रायोरिटीज आपकी स्ट्रेट है, सब कुछ। मैंने गाड़ी ठीक करानी है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने ग्रोसरी लेनी है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वेट नहीं करूंगी कि इकरार फ्री हूँ। हाँ, कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैं उनसे कह देती हूँ। तो वो घर का जो डोमेस्टिक हेल्प है हमारी, वो उसमें हेल्प कर देती है। लेकिन शिकायत एज सच मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई लेटली की हो या कहा हो कि भाई ये मुझे गिफ्ट दिला दे या शॉपिंग पे नहीं लेके गए, यानी कि चूँकि मैं खुद सब कुछ कर रही होती हूँ तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, वेरी डिलाइटफुल डिस्कशन बाय द वे, आपको क्या आप देखती हैं, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन लेट्स से 5 years टाइम? बस ऐसे ही काम करती हुई नज़र आ रही होंगी। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही होती हूँ, वो भी पैरेलल चलती रहती है। उसको मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है, वो क्योंकि वो मेरी ज़ात से एसोसिएटेड नहीं है, उसमें और बहुत से लोग शामिल हैं। वो करती रहूँगी। ट्रैवल करना है मुझे बहुत सारा। अभी सबसे पहले मेरा प्लान ये है, अल्लाह ताला बस इस इरादे को कामयाब करे कि मैं हज पे चली जाऊँ। ये सबसे बड़ी इस वक्त मेरी ख्वाहिश है। और उसके बाद यही तमाम एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। रिटायरमेंट मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी। अभी आप थोड़ी देर पहले बल्कि बता रही थी कि ट्रैवल का आपको बहुत शौक है, तो कभी प्लान है कि सफ़रनामा एक शुरू कर दें? अच्छा, इट्स अ गुड आइडिया। ये आइडिया आप ही ने दिया है, तो सोचा जा सकता है कि जो पुरानी सारी जर्नीज़ है उनको मैं कहीं लिखना शुरू कर दूँ, एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू कर दूँ, ताकि व्लॉगिंग भी अब तो जो है, मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग, हाँ जब मैं करती हूँ थोड़ी कोशिश, लेकिन बिल्कुल देखें, थोड़ा सा ना मुश्किल लगता है मुझे। हालांकि लोगों को आसान लगता है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि मैं क्या दिखाऊँ। मैं उठ गई हूँ, मैंने पानी पी लिया, मैंने दांत ब्रश की, कोशिश की मैंने, हुआ ज़रा कम। ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से वैसे इसके अंदर ये भी चीज़ है कि जो बंदा मोमेंट में एंजॉय कर सकता है ना, वो मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी हो अगर आपने हर चीज़ साथ लेके। अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो मुझे ये झील का पानी अच्छा लग रहा है तो मैं उसके किनारे घंटों बैठ जाऊंगी। कोई स्ट्रीट अच्छी लग रही है, वहाँ घंटों बैठ जाऊंगी। अब उसको मैं उस तरह डॉक्यूमेंट नहीं कर सकती, और जो मैं फील कर रही हूँ उसको ना मैं बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो वो ट्रैवल करना एक बड़े मज़े की चीज़ है। मैं तो सबको कहूँगी कि आप ट्रैवल करें। तो जी, क्या अभी आपकी बकेट लिस्ट में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं? अभी तो 200 से ज़ायद मुल्क हैं।
और इतने मेरे ख्याल से सारे मुल्क ही रहे सारी दुनिया ही शामिल है ना उसमें, इसलिए अभी कुछ। चले जी, अब हम आपको गुड लक ही कह सकते हैं आपके करियर वाइज, और गिवन द फैक्ट दैट यू हैव, आई एम अज्यूमिंग, अ पाकिस्तानी पासपोर्ट के आप 200 मुल्क घूम ले। नहीं, अब तो वीजे में आसानी हो गई। शुरू में कुछ रिजेक्शंस मिली थी, फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी ढीठ है, और फिर मैं बाकी मुल्कों को घुमाती थी। तो बल्कि एक बड़े मजे की बात है, पहली बार ना अमेरिका का वीज़ा मैंने अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अगली बार उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ था? मैंने कहा आप लोगों की बदकिस्मती है, मैं उस दौरान 4 मुल्क और घुमाई, तो उस पर मुझे वीज़ा मिल गया था। तो ऐसा भी हुआ है। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा मजा आया आज डिस्कशन का, एंड वी होप कि दोबारा हम कभी इसको कर सकें। इंशाल्लाह, जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लाइफ में मजीद एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करें और आके हमारे साथ उनको जरूर शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इस वीडियो पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।